गैस तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज का क्लास इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन नंबर आ जाए, आप 70 में 70 स्कोर करें, तो बस आप पूरे वीडियो में बने रहिए, आप निश्चित बहुत बेहतर करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि वैसे फालतू का चीज़ मैं एक भी नहीं ला रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं वैसे चीज़ों को ला रहा हूं ताकि आप एग्ज़ाम में बैठे तो बहुत ही बेहतरीन करें। और मैं निश्चित कह रहा हूं ना कि आप बहुत बेहतरीन करेंगे, तो आप भरोसा रखिए कि बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। बस उसके लिए करना क्या है कि पूरे वीडियो में बने रहना है, आप बेहतरीन से बेहतरीन करेंगे। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं लोग, फिर आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सहगलनता क्या है। आखिर सहगलनता क्या है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये आंसर इसका क्या है। देखिए क्या है, दो या दो से अधिक जीन की वह प्रवृत्ति जिससे वह जीन अनेकों पीढ़ी तक साथ साथ अपने ओरिजिनल कॉम्बाइनेशन में क्या होता रहता है, स्थानांतरित होता है, उसे ही हम लोग लिंकेज कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहगलनता कहते हैं। याद रखेंगे। और ये जो सहगलनता शब्द दिखाई दे रहा है ना, आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि सहगलनता शब्द किसने दिया था, तो मोर्गेन नामक वैज्ञानिक दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि टीएच मोर्गेन नामक वैज्ञानिक ने सहगलनता शब्द को दिए थे। और सहगलनता किसे कहते हैं मैंने आप लोग को बता ही दिया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लिंकेज कहते हैं, कि जब दो या दो से अधिक जीन की वह प्रवृत्ति जिससे वह अनेकों पीढ़ी तक समान साथ साथ अपने ओरिजिनल कंबाइनेशन में क्या होगा, स्थानांतरित होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, लिंकेज कहते हैं। आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर लेसन नंबर 5 आप लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया होगा तो जरूर इसका आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए मैं पूछना चाहता हूं कि सहगलनता समूह क्या होता है, इसमें सिर्फ समूह जोड़ देना है। सहगलनता समूह क्या होता है, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं और आप बार बार किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे ना, तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सहगलनता समूह क्या है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं और हमें उम्मीद भी है कि आप लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, बहुविकल्पता क्या है, या इसी को हम लोग बोलते हैं बहुएलील। बहुएलील के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, कहीं एग्जाम में आप लोग को बहुएलील दे दे या बहुविकल्पता दे दे तो बात एक ही है। ऐसा नहीं कि कोई भी पूछ दे तो आप कंफ्यूज हो जाए, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए किसी जीव में जब कोई लक्षण दो या दो से अधिक अलील द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एबीओ रक्त समूह। देखिए एबीओ रक्त समूह जो आई जीन होता है वो ए को भी कंट्रोल करता है, आई जो होता है वो बी को भी कंट्रोल करता है, आई जो होता है ए को भी कंट्रोल करता है, और आई जो होता है ए को भी कंट्रोल करता है और बी को भी करता है। समझ रहे हैं। तो ये जो है आई जीन जो है, आई एलील कितने प्रकार के रक्त समूह को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो आप इसको एग्जाम्पल मान लीजिएगा किसका, बहु एलील का। एग्जाम में क्या पूछेगा, देखिए यहाँ पे लिखा ही है, किसी जीव में जब कोई लक्षण दो या दो से अधिक एलीलों द्वारा क्या होगा, नियंत्रित होगा, दो या दो से अधिक एलील द्वारा नियंत्रित होगा, उसे हम लोग बहुविकल्पता कहते हैं। और बहु एलील क्या या बहुविकल्पता का उदाहरण क्या होता है, एबीओ रक्त समूह है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। और देखिए आप लोग के लिए इतने मेहनत कर रहे हैं और प्रॉपर आप लोग के लिए क्लास चलाए जा रहे हैं ताकि आप बहुत बेहतरीन करें और इतना बेहतरीन नंबर लाएं कि माँ और पिता का जो है नाम रोशन करें और गांव में जहां भी जहां आपकी इज्जत बनी रहे। तो होगा कैसे, जब हम लोग प्रतिदिन पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। एक दिन के मेहनत से नहीं होगा, आप हर रोज मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए रोज रोज मेहनत करिए आप लोग। अगला देखिए क्या, उत्परिवर्तन क्या है और इसके प्रकारों को परिभाषित करिए। तो सबसे पहले मैं उत्परिवर्तन के बारे में बता दूं कि उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था। तो उत्परिवर्तन शब्द को हुगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन दिए थे, हुगो डी ब्रिज। याद रखिएगा, हुगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने कौन सा सहगलनता शब्द दिए थे, कब, 1901 ईस्वी में दिए थे। ये भी आप लोग को याद रख लेना है, शब्द भी याद रखना है। अब होता क्या है, आइए देख लेते हैं। जब किसी जीव के जीनोटाइप में होने वाले अचानक परिवर्तन के कारण क्या होता है, उसके फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है। जब किसी जीव के जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं।
देखिए जीनोटाइप वो होता है जो हमारे शरीर के अंदर की बनावट होती है, और फिनोटाइप वो होता है जो हमारी लक्षण दिखाई देती है बाहर से, जैसे लंबा है, बौना है, गोरा है, काला है। ये सब लक्षण जो दिखाता है उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। और हमारी शरीर की आंतरिक बनावट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। तो जब कोई जीनोटाइप में परिवर्तन होता है तो उसका जो है लक्षण फिनोटाइप में दिखाई देने लगता है। जब शरीर के बनावट में कोई परिवर्तन होगा तो जिसके कारण उसके फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उसको हम लोग उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और यह उत्परिवर्तन निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होते हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। एक है क्या, क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन, और दूसरा होता है जीन उत्परिवर्तन। तो क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन क्या है, देखिए क्या है, जब उत्परिवर्तन की घटना क्रोमोसोम के संख्या या उसके रचना में परिवर्तन के कारण होता है उसको हम लोग क्रोमोसोमल परिवर्तन कहते हैं। देखिए क्या है, जब किसी, मान लीजिए कि हम लोगों में ही, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, और 46 की जगह पर अगर 45 हो जाता है तो एक बीमारी उत्पन्न होता है जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। और 46 की जगह पर अगर 47 हो जाता है तो एक बीमारी उत्पन्न होता है जिसका नाम है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। समझ रहे हैं ना। तो गुणसूत्र में कोई भी परिवर्तन आ रहा है तो बीमारी ला रहा है कि नहीं ला रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन बोलते हैं, याद रखिएगा। जीन उत्परिवर्तन क्या है आइए देख लेते हैं। जब जीन के संख्या, संरचना एवं में परिवर्तन के कारण उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन। मान लीजिए कि हमारे शरीर में जो भी जीन है और जीन में कोई परिवर्तन होता है उसके कारण जो लक्षण उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला देखिए क्या है, एक संकर एवं द्विसंकर में अंतर बताइए। जो एक संकर संकरण होता है और द्विसंकर संकरण होता है इसमें क्या अंतर होता है वही पूछ रहा है। तो देखिए क्या, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण जो लिखे हैं यहाँ पे देखिए, इसमें एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एक संकर संकरण जिसमें किसको लिया जाता है, लंबा को लिया जाता है और किसको लिया जाता है, बौना को लिया जाता है, और इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, एक जोड़ी हो जाता है। समझ रहे ना। और ये इसमें कितने जोड़ी, 2 जोड़ी, इसमें एक जोड़ी लक्षण का अध्ययन करेंगे और इसमें 2 जोड़ी लक्षणों क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि 2025 में इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एग्जाम में पूछ दे, इसलिए इसको इग्नोर किए बगैर आप लोग ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसकी क्वेश्चन के आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो देखिए क्या है, इसका फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो याद रखेंगे इसका फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। लेकिन इसका फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 होता है। देखिए फिनोटाइप अनुपात जो पूछ रहा है ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि एक संकर संकरण के लिए फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो आपको बताना होगा 3:1। अगर पूछेगा कि द्विसंकर संकरण के लिए फिनोटाइप अनुपात कितना होगा तो 9:3:3:1 होगा, याद रख लेंगे। उसी तरह देखिए क्या, अगर जीनोटाइप अनुपात पूछता है तो जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, 1:2:1 होता है। और वही इधर का द्विसंकर का पूछेगा तो क्या होगा, 1:2:2:4:1:1:2:2:1 होता है। देखिए जितने भी बताए जा रहे हैं ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पक्का आता ही है। ये आपको फिनोटाइप पूछ दे एक संकर के लिए या द्विसंकर के लिए फिनोटाइप पूछ दे या एक संकर के लिए जीनोटाइप पूछ दे, इसमें से एग्जाम में न आए ऐसा कभी होता नहीं है और ना ही कभी होगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान से आप लोग घर पे रिवीजन करके जाइए, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं और एग्ज़ाम में इतना बेहतर करने वाले हैं जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आपको उसके लिए क्या करना होगा, पढ़ना होगा। और आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सब्सक्राइब करने में 10 सेकेंड नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर बताइए। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जिसका हद हिसाब नहीं है। तो जीनोटाइप क्या होता है कि किसी जीव की बनावट जिसके द्वारा उसकी पहचान नहीं की जा सकती है
उसके लक्षण को उत्पन्न नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? जीनोटाइप। हमारे शरीर की बनावट जो होती है ना, उसी को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। और किसी जीव के बाहरी लक्षण जिसके कारण उसकी पहचान की जा सके, जैसे में आप लोग देखते हो कि किसी भी इंसान को एक बार देख लेते हैं तो कहीं भी देखें, इंडिया में कहीं देखें या अदर कंट्री में कहीं देखें, तो उसको पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लेते हैं? उसके हमने बनावट देख लिया है, बाहरी बनावट क्या है, तो जो बाहरी बनावट रहता है उसी को फिनोटाइप बोलते हैं, और जो आंतरिक बनावट रहता है उसको जीनोटाइप कहते हैं। और आप लोग समझ गए होंगे, और इस सभी क्वेश्चनों को आप लिख लीजिएगा और बार बार रिवीजन करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन करेंगे, और उतना बेहतर करेंगे जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग घर पे रिवीजन करिए और पढ़िए, और रिवीजन करेंगे पढ़ेंगे तो आप बहुत बेहतर जरूर करेंगे। और देखिए, वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।